हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम टी.एस. इलियट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि टी.एस. इलियट जो हैं वो एक बहुत बड़े लिटरेरी क्रिटिक, पोइट, राइटर, ड्रामेटिस्ट और पॉलिटिशियन, यानी कि इनके अंदर सारी की सारी क्वालिटी थी। और इनको 1948 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। 1948 के अंदर ऐसा यूजीसी नेट का कोई एग्जाम नहीं गया जिसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन ना बना हो। तो आज का जो टॉपिक है, जो सेशन है, वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बनी रहना है और अपना कॉपी और पेन ले लें। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और मैं वो सारा का सारा जो इनका मसाला है वो आपको देने वाला हूँ। और वो मसाला मैं आपको इतने इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर दूंगा कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप 1 सेकंड के अंदर उसको टिक कर देंगे, 1 सेकंड के अंदर। मगर मेहनत मेरी भी है और मेहनत आपकी भी होगी। आपकी और मेरी दोनों की मेहनत अगर साथ में मिलकर काम करेगी तो आपको एक दिन ये जो यूजीसी नेट का इतना बड़ा एग्जाम मानते हैं, आपको इसको चुटकियों में इसको सोल्व कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टैंस इलियट। थॉमस स्टैंस इलियट जो हैं वो 1888 के अंदर पैदा होते हैं और 1965 के अंदर ये इनकी डेथ होती है। ये वैसे अमेरिका के अंदर पैदा होते हैं और ये पीआर लेते हैं 1914 के अंदर। ही केम टू यूके एंड गेट ए पीआर इन 1927, यानी कि 1914 के अंदर टी.एस. इलियट जो हैं वो अमेरिका से यूके जाते हैं और 1927 में इनको क्या मिलती है? पीआर मिलती है। अगर मैं इनके पेरेंट्स की बात करूं तो हेनरी इलियट ये इनके फादर हैं और शार्लोट स्टन्स ये इनकी मदर हैं। हेनरी इलियट और शार्लोट स्टन्स। अब इनका जो नाम है वो इनके फादर से भी लिया गया है। ये इलियट यहाँ से आ गया और ये मदर का नेम यहाँ से आ गया, तो इनका मेन नाम होता है थॉमस। तो फादर का इलियट जोड़ दिया और मदर का स्टन्स जोड़ दिया, तो ये पूरा नाम हो गया थॉमस स्टन्स इलियट। अब ये जो हेनरी इलियट, जो थॉमस टी.एस. इलियट हैं, ये मैरिज करते हैं किससे? विवियनी हेवुड। विवियनी हेवुड ये इनकी फर्स्ट वाइफ है और इनकी डेथ हो जाती है 1957 के अंदर। फिर ये दोबारा मैरिज करती हैं, अगेन रीमैरिड टू पर्सनल सेक्रेटरी, और ये अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से शादी करते हैं जो कि इनसे 40 साल क्या होती है? यंगर होती है। 40 साल यंगर होती है। ये अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से शादी करते हैं। तो ये इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी थी। अब हमें जो मेन जो एनालिसिस करनी है वो इनके वर्क की एनालिसिस करनी है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जी इनका हम पहली वर्क एनालिसिस कर रहे हैं जिसके ऊपर इनको 1948 के अंदर क्या मिला? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। वो जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला वो इन 4 क्वार्ट्स की वजह से मिला। और ये जो 4 क्वार्ट्स है ये एक कलेक्शन है 4 पोइम्स का। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 4 पोइम्स। 4 पोइम का कलेक्शन है विच वर रिटन विद इन 6 ईयर्स, और ये लिखा गया है 6 सालों के दौरान। मैंने यहाँ टाइम भी लिख दिया है, 1936 से लेकर के 1942 के बीच में ये लिखी गई और इनके ऊपर इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। सम क्रिटिक ये कंसीडर करते हैं, सम क्रिटिक कंसीडर हिज लास्ट ग्रेट वर्क, ये इनका लास्ट ग्रेट वर्क माना जाता है। और ये जो वर्क है, दीज पोइम्स वर पब्लिश्ड ओवर ए 6 ईयर्स पीरियड विच वर रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। ये जो है ये वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान में मिला, इनको लिखा गया। और वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो 1939 से 45 तक चलता है। तो इसके दौरान इन्होंने लिखा। जब आपको पता होगा कि अमेरिका ने ब्रिटेन के ऊपर यानी कि यूके के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा बर्न्ट नॉर्टन, ये 1935 में पब्लिश होता है। ईस्ट कुकर 1940, द ड्राई सल्वेजेस 1941, लिटिल गिडिंग 1942। ये 4 नाम याद रखने हैं बच्चों। कभी कभार तो एग्जामिनर जो है ये चारों के चारों पोइम डाल देता है। बर्न्ट नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई सल्वेजेस, लिटिल गिडिंग 1935, 40, 41, 42। ये 4 पोइम का कलेक्शन है जिसको 4 क्वार्ट्स कहते हैं। इसके ऊपर इनको 1948 के अंदर टी.एस. इलियट को 1948 के अंदर क्या मिला? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। वो इन पोइम्स की वजह से मिला। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए 1911 से 15 के बीच में ये हमारे टी.एस. इलियट हैं, इन्होंने एक पोइम लिखी और इसकी मोस्ट फेमस पोइम जो है उसको कंसिडर किया गया, जिसका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक ये इनकी बहुत फेमस पोइम है, इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है।
और ये जो पोइम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, इसको 1911 से 15 के बीच में लिखा गया और इसकी पब्लिशिंग डेट है बच्चों 1917। 1917 के अंदर ये पब्लिशिंग डेट है और ये डेडिकेटेड किसको की गई? इट वॉज डेडिकेटेड टू जीन वर्डिनल। ये नाम याद रखना आपको, जीन वर्डिनल। और जो प्रूफ्रोक है वो इसका एक ओल्ड प्रोटैगनिस्ट है, ओल्ड हीरो है प्रूफ्रोक। और ये क्या करता है? लमेंट करता है। लमेंट का मतलब क्या होता है? विलाप करता है ये। और ये एक सोलिलोकी है। ये क्या है? एक सोलिलोकी है। इस पोइम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, इस पोइम के अंदर जो हमारे टीएस इलियट हैं वो डिपिक्ट करते हैं क्या? अपर क्लास लेडी इज सोललेस एंड एम्प्टी। यानी कि ये एक मॉडर्न क्रिटिक है, मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड के राइटर हैं। तो ये दिखाते हैं लंदन के अंदर कि अपर क्लास लेडीज जो हैं वो क्या हैं? सोललेस हैं और क्या हैं? एम्प्टी हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, आपको ये याद रखना है कि ये किसको डेडिकेटेड की गई? ये जीन वर्डिनल को डेडिकेटेड की गई। और ये कब पब्लिश हुई? 1917 के अंदर। अब आपके पास एक ऐसी स्लाइड आ गई है जो आपने पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। और ये जो पॉइंट मैं कुछ बता रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी पोइम है, 434 लाइन की पोइम है। अगर हम इसको पढ़ने लग जाएंगे तो हमारे को लगभग एक हफ्ता लग जाएगा। मगर हमें तो शॉर्ट में टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए। वो शॉर्ट में टू द पॉइंट चीज़ें जो हैं वो हम वही दे रहे हैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। तो सबसे पहले जो है जर्नी ऑफ द मैगी, इसके ऊपर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ये पोइम किसकी है। जर्नी ऑफ द मैगी जो पोइम है ये टीएस इलियट की है बच्चों, जर्नी ऑफ द मैगी। और ये पब्लिश कब होती है? ये 1927 में पब्लिश होती है जर्नी ऑफ द मैगी। इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं। जर्नी ऑफ द मैगी ये याद रखना, ये टीएस इलियट की है, 1927 में पब्लिश होती है। द वेस्टलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआईपी, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो वेस्टलैंड है आपको पता होगा 1922 के अंदर ये पब्लिश होती है। ये बच्चों 434 लाइन की पोइम है और ये फ्री वर्स के अंदर है। इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, आपने पढ़ा होगा। जो 5 पार्ट हैं, द ब्यूरियल ऑफ डेथ, द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये 5 पॉइंट हैं। द ब्यूरियल ऑफ डेड 76 लाइन की है। 434 जो लाइन की पोइम है ये 5 पार्ट के अंदर डिवाइड है। तो ब्यूरियल ऑफ डेड जो है ये 76 लाइन का है, गेम ऑफ चेस 96 लाइन का है, द फायर सरमन 139 लाइन का है, डेथ बाय वाटर 10 लाइन का है, और व्हाट द थंडर सेड ये 113 लाइन का है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपको चेक कर लो आप इसमें से 139 लाइन, लेकिन द फायर सरमन जो है इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है इस पोइम का। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो ये लॉन्गेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और ये शॉर्टेस्ट। ये क्लियर हो गया। इसमें से बच्चों काफी बार क्वेश्चन बनता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है? 139 लाइन द फायर सरमन, शॉर्टेस्ट डेथ बाय वाटर। तो ये 434 लाइन की पोइम है, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है किसको डेडिकेट की गई। देखिए एजरा पाउंड ने इसको किसको डेडिकेट किया? इसको क्या? एजरा पाउंड को। टीएस इलियट ने इसको एजरा पाउंड को डेडिकेट किया, एजरा पाउंड। और ये क्या है? इन्होंने बच्चों इस पोइम को एडिट किया था और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड दिया, द बेटर क्राफ्टमैन, द बेटर क्राफ्टमैन। एजरा पाउंड के लिए टीएस इलियट ने वर्ड यूज किए थे, द बेटर क्राफ्टमैन। इसको डेडिकेट किया गया, डेडिकेटेड टू। अब ये जो पोइम जो है इसका एंड कैसे होता है? इसके संस्कृत के वर्ड इसमें यूज होते हैं, ओम शांति, ओम शांति है, ओम शांति है। ये लास्ट में इस टाइप से पोइम जो है ये एंड होती है। तो इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन बनता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको बार बार पढ़ लेना। अगर एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, होलोमैन। होलोमैन इनकी एक पोइम है जो 1925 के अंदर पब्लिश होती है। ये जो होलोमैन है ये जो टाइटल है इन्होंने 2 राइटर के वर्क से उठाया है। पहला जो होलो जो है ये होलो लैंड से उठाया है, होलो लैंड। और ये जो होलो लैंड है ये विलियम मॉरिस की पोइम है। ये जो होलो वर्ड है ये होलो लैंड से उठाया है और ये विलियम मॉरिस की पोइम है, वहां से उठाया है। और जो मैन जो है ये ब्रोकन मैन से उठाया है, ब्रोकन मैन पोइम है रुडयार्ड किपलिंग की, वहां से इन्होंने इस पोइम को उठाया है। तो ये होलो मैन 1925 के अंदर पब्लिश होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो वर्क है ये कहाँ से उठाया गया है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज करने वाली पॉइंट ये है कि हमारे पास विलियम मॉरिसन को भी पूछ लिया जाता है और
रुडयार्ड किपलिंग को भी पूछ लिया जाता है। कभी कभार इनके दोनों वर्क को पूछ लिया जाता है कि ये कौन से वर्क से उठाया गया है, तो ये होलो लैंड और ब्रोकन मैन से उठाया गया है। कौन से राइटर के वर्क से उठाया गया है, विलियम मॉरिस और रुडयार्ड किपलिंग। अब इनका एक कोटेशन आता है कि ऑल पोइट्री, सारी की सारी पोइट्री है वो टेंड्स टुवर्ड्स ड्रामा, सारी की सारी पोइट्री ड्रामा की तरफ झुकाव है और सारा का सारा ड्रामा पोइट्री की तरफ झुकाव है। ये टीएस इलियट ने कहा है, टीएस इलियट ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट वो एक मुझे याद आया कि हमारे जो टीएस इलियट हैं इज नोन एज क्लासिस्ट इन लिटरेचर। इनको क्लासिस्ट इन लिटरेचर कहा जाता है, क्लासिस्ट। क्लासिस्ट इन लिटरेचर। और ये जो है ये एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से रिलेट करते हैं। कहाँ से? एंग्लो कैथोलिक रिलीजन, एंग्लो कैथोलिक और रिलीजन, ये इस रिलीजन को मानने वाले हैं। और क्लासिस्ट यानी कि मॉडर्न पोइट हैं, मॉडर्न लिटरेचर के पोइट हैं। और ये क्लासिस्ट एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से रिलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बच्चों, इसको भी ध्यान में रखना आपको। बहुत बार एग्जाम के अंदर टीएस इलियट ने कुछ ऐसेज लिखे हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस। मैंने उनके सारे के सारे ऐसे को उतार दिया है और ये ऐसे के नाम याद रखने हैं आपको और इनकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये 1919 के अंदर पब्लिश होता है। ये फर्स्ट ऐसे इनका। सेकंड ऐसे जो है वो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1920 में देता है। और यहाँ एक कंसेप्ट देता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1920। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है क्या? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। द मेटाफिजिकल पोइट, द मेटाफिजिकल पोइट ये 1921 के अंदर लिखते हैं। और होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 के अंदर, 1924 के अंदर। तो बच्चे चार ऐसे हैं, चार ऐसे हैं। आपको इनका नाम याद रखना है, इनकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है। अगर ये एग्जाम में आ जाए कि कौन सी ऐसे टीएस इलियट ने लिखे हैं, चारों के नाम बता देना। 1919, 20, 21, 24, काम खत्म। इन्होंने कुछ पोइटिक ड्रामाज भी लिखे हैं, इन्होंने काफ़ी ड्रामा लिखे हैं। वैसे तो इन्होंने 8-10 ड्रामा लिखे हैं, मगर जो मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो है मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल। ये जो ड्रामा है ये इसके अंदर बच्चों थॉमस बेकेट की डेथ दिखाई जाती है। जो थॉमस बेकेट है ये एक सेंट है कैंटरबरी के अंदर, और ये 1170 के अंदर इनकी डेथ की जाती है हेनरी सेकंड के द्वारा। इसकी डेथ की जाती है हेनरी सेकंड के द्वारा, हेनरी सेकंड। और ये जो हेनरी सेकंड है ये किंग ऑफ यूके, किंग ऑफ यूके। तो ये जो मर्डर ऑफ कैथेड्रल है इसके अंदर थॉमस बेकेट की हत्या दिखाई जाती है 1170 के अंदर। और ये हेनरी सेकंड जो है वो किंग ऑफ यूके है, तो उसके अंदर पावर है उसके हाथ में, तो ये उसकी हत्या करवा देता है। तो ये स्टोरी है द फैमिली रीयूनियन। ये भी एक पोइम है, इसका पोइटिक ड्रामा है जो 1939 के अंदर क्या होता है, पब्लिश होता है। और ये एक स्टोरी है विस्वुड, जो हाउस जो है, जो फैमिली जो है वो विस्वुड है, विस्वुड के नाम से एक होम है, उसके अंदर हेनरी की फैमिली की स्टोरी है विस्वुड के नाम से, आप देख लेना। कॉकटेल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1944 के अंदर पब्लिश होती है। ये सारे के सारे वर्क जो ड्रामा है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मर्डर इन कैथेड्रल 1935, द फैमिली रीयूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1944, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953, द एल्डरली स्टेट्समैन 1958। ये सारे के सारे जो ड्रामा है, पोइटिक ड्रामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मानिए कि टीएस इलियट के ने जो भी कुछ लिखा है, जो भी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, वो ये मान लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कोई पॉइंट छोड़ ही नहीं सकते। मैं तो यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बाकी आप अपनी तरफ से भी कोशिश करना। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी है, नहीं, आपको अपने लेवल पे भी तैयारी करनी है। मैं आपको मेरी लेवल से, मेरी जहाँ तक पहुँच है, मेरी जहाँ तक पहुँच हो रही है, मैं अपने फुल एफर्ट कर रहा हूँ
आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देने की। आपको ये आपका फ़र्ज है इस चैनल को आगे बढ़ाने का। अगर ये चैनल आगे बढ़ेगा तो ये मान लीजिए कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं। हम इसके ऊपर ऐसे ऐसे टीचर्स उतारने वाले हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल बनाने वाले हैं, वो आपकी मेहनत से। अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, आप इस चैनल के ऊपर अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे को भी एक पावर मिलती है, हमारे को एक एनर्जी मिलती है, हमारे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हमारा मोटिवेशन आप हैं। इस प्लेटफॉर्म का मोटिवेशन बच्चों आप हैं जो देख रहे हैं, और इस चैनल को आगे बढ़ाना भी आपकी जिम्मेवारी है। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कराने के लिए। तो टी.एस. इलियट जो है वो पोइट्री भी लिखता है, प्रोज भी लिखता है, ड्रामा भी लिखता है, एसेज भी लिखता है, सब कुछ लिखता है, सब कुछ लिखता है। तो अब हम जो करने वाले हैं, ही रोट सम प्रोज वर्क्स, इन्होंने प्रोज भी लिखा, वर्स भी लिखा, ड्रामा भी लिखा, क्रिटिसिज्म भी लिखा, पोइट्री भी लिखा। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये प्रोज वर्क है इनका बच्चों। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 के अंदर पब्लिश होता है। सिलेक्टेड ऐसे 1932 के अंदर। आफ्टर स्टेज गॉड 1934। पोइट्री एंड ड्रामा 1951। द लिटरेचर ऑफ पॉलिटिक्स 1955। ऑन पोइट्री एंड पोइट्स 1957। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हम ये कह नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी इस यूजीसी एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ये कोई आइडिया नहीं है। ये जो पॉइंट है मैं वो पॉइंट उठा रहा हूँ तो एक्चुअली इन पॉइंटों से पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठे हैं, बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं। कभी कभार जो पोइट्री है, और ये पोइट्री आपको याद रखनी है, मैं भूल गया था, मुझे याद दिला दिया करो आप। जैसे आपको मैं बताऊं, इनका जो टी.एस. इलियट का जो वर्क है द वेस्टलैंड, इसकी ओपनिंग लाइन पूछी जाती है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इनकी ये बहुत बार जो है ये ओपनिंग लाइन पूछते हैं बच्चों, और ये ओपनिंग लाइन जो है आपको ध्यान रखनी है। आपको जितने भी पोइम्स हैं, जो भी राइटर की पोइम आप पढ़ रही हैं, आप उनकी ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन जरूर पढ़ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर जो है वो अक्सर डाल देता है। जैसे वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन क्या है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये ओपनिंग लाइन है। और ये किसकी है, द वेस्टलैंड की। ये बच्चों आपको याद रखनी है। और इसकी जो एंडिंग लाइन है वो भी आपको याद रखनी है। आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल डस्ट, हैंडफुल डस्ट, ये देख लेना। ये दोनों लाइनें जो है वेस्टलैंड से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन को भी देखना आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 1-2 मिनट का एनालिसिस और है, तो आशा और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको रियल में हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये सो एस वेंसडे ये इनकी पोइम है जो 1930 के अंदर पब्लिश होती है। इसके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एस वेंसडे ये 1930 के अंदर पब्लिश होती है। ये कन्वर्सेशनल पोइम है। क्या है, एक कन्वर्सेशनल पोइम है, और ये कलेक्शन है 6 पोइम्स का। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 6 पोइम्स। और इस पोइम के अंदर हम क्या देख सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ डेंटे, यानी कि डेंटे का इम्पैक्ट देख सकते हैं हम। और ये क्या है, इस पोइम के अंदर बच्चों रिलीजियस थीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, ये छूट गई थी हमारे से। एस वेंसडे 1930 के अंदर पब्लिश होती है, कन्वर्सेशनल पोइम है, कलेक्शन है 6 पोइम का। इसके अंदर हम डेंटे का प्रभाव देख सकते हैं और रिलीजियस थीम है। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 2 कोटेशन आती हैं, इनको भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम बार बार रिपीट करते हैं कि एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है, इसलिए यही बेटर रहेगा कि जो आपके कुछ हाथ लगे उसको लपेट दो, जो आपको कुछ हाथ लगे उसको लपेट दो, यानी कि जो आपके हाथ लगे उसको पढ़ डालो। लपेट देने का मतलब है कि इसको पढ़ डालो, इसको नेगेटिव मीनिंग मत ले लेना। इलियट जो है ये कहते हैं कि पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, ये इनका कोटेशन है। और यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं, इट इज ए फिक्स्ड कंडीशन, क्या है, एक
फिक्स्ड कंडीशन है। तो आज की हमारी जो एनालिसिस है टीएस इलियट के ऊपर वो यहीं पर एंड होती है। तो जय हिंद दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ जानने को मिला होगा। हम और भी ऐसे लेक्चर लेकर आने वाले हैं, तो आपको इस चैनल के ऊपर बने रहना है और आपके दोस्तों को भी इस चैनल पे जुड़वाना है। थैंक यू दोस्तों।